2 दिन पहले ही सीबीआई चीफ के तौर पर बहाल हुए आलोक वर्मा की आज परमानेंट छुट्टी कर दी गई। हाई पावर कमेटी ने आलोक वर्मा को सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटा दिया है। इस हाई पावर कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस सीकरी शामिल थे। आलोक वर्मा की छुट्टी का आधार सीवीसी की जांच रिपोर्ट बनी है। सीवीसी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि आलोक वर्मा पर 2 करोड़ की घूस लेने जैसा गंभीर आरोप है, लेकिन आलोक वर्मा ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलोक वर्मा के खिलाफ जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में भी सीवीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को बहाल करते हुए ये शर्त लगाई थी कि वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने कल से लेकर आज तक कई ट्रांसफर कर दिए। 2.5 घंटे चली बैठक में पीएम मोदी और जस्टिस सीकरी के संयुक्त फैसले से आलोक वर्मा को हटा दिया गया। नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले का विरोध किया है। वो इस हाई पावर कमेटी में शामिल थे। अब कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे चलते हैं एआईसीसी, जहां पर आनंद शर्मा इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। चौंकाने वाला 23 और 24 अक्टूबर को मध्य रात्रि में जो आरंभ हुआ था, जैसा हमने आज पहले कहा, सीबीसी की सिफारिश रात में सीबीसी की बैठक होना और सीबीआई के डायरेक्टर को हटाए जाने का फैसला, मध्य रात्रि पे अधिकारियों को बुलाना और डीओपीटी से उसका ऑर्डर निकलना, मध्य रात्रि को ही दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ की जगह सीबीआई का हेडक्वार्टर का कब्जा ले, तो सीआईएसएफ की जिम्मेवारी है तमाम बड़े संस्थाओं की, मंत्रालयों की सुरक्षा का बंदोबस्त का। उसके बाद स्वयं सीवीसी का और सेक्रेटरी का, जो डीओपीटी के हैं, अन्य अधिकारियों का रात के 1 बजे सीबीआई मुख्यालय में जाना, दूसरे डायरेक्टर का चार्ज दिलाना, जो सीबीसी का काम नहीं है, वहां पे फाइलें ढूंढना, निकालना, ये सब चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए थी। आज जो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उससे ये स्पष्ट है कि परसों का जो फैसला था उच्चतम न्यायालय का सीबीआई डायरेक्टर को पुनः बहाल करने का और सीवीसी की रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी के देखने का, वो करीब महज 1 दिन की राहत भी नहीं रही। पहले 77 दिन लगे एक फैसला आने में, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई जिसके बिना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको वापस अपने पद पर ना भेजती। अगर सीवीसी की रिपोर्ट में सही माने में कोई तथ्य का सबूत, कोई वजन होता, तो उच्चतम न्यायालय उस पर कार्रवाई करता। पर उच्चतम न्यायालय ने स्वयं पाया कि सीवीसी को कोई अधिकार नहीं था। उनका सिफारिश जिस पे सरकार ने काम किया वो अनधिकृत थी, उनको ना ही कानून उसके लिए कोई अधिकार देता है और वो अवैध भी था, जिससे सीधा प्रश्न चिन्ह सीवीसी पर लगता है, सीवीसी के कार्यशैली पर, कि क्या वो एक निष्पक्षता से अपने पद के जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं या केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के संकेत पर सीवीसी अपने सिफारिशें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज की बैठक के बाद ये पूर्णतया से स्पष्ट है कि न्याय की जो अपेक्षा की जाती है वो ये कमेटी करने में नाकामयाब रही।
केवल 3 सदस्यों की बात थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने तो अपने प्रतिनिधि को भेजा था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसमें जो बातें सामने रखी कि उनको पूरा उनका जो टेन्योर है उसको पूरा करने का मौका मिले, जैसा हमने भी आज कहा था 77 दिन उनके वापस दिए जाए। 23 अक्टूबर की मध्यरात्रि की घटनाक्रम की एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा, कमेटी के द्वारा जांच हो, तो वैसा नहीं हुआ। तो वही सवाल दोबारा उठता है कि क्या घबराहट है माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर सीबीआई के डायरेक्टर को हटा के अपनी मनपसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं, अभी अंतराल में भी और उसके बाद में जो सिलेक्शन होगी, चयन होगा एक रेगुलर डायरेक्टर का। कुछ चीजें हैं जिन पर प्रधानमंत्री पर्दा डालना चाहते हैं, सरकार पर्दा डालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सीबीआई कुछ मामलों की छानबीन करे, जांच करे, कुछ ऐसे लोगों की जांच करे जो सरकार उनको बचाना चाहती है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री की ऐसी कोई नियत या मंशा नहीं थी तो जो हर नागरिक का न्याय पाने का अधिकार है, वो सीबीआई डायरेक्टर का भी उतना ही अधिकार है। जो सीवीसी ने रिपोर्ट दी है, जैसी हमारी अब मालूमात में है, उसमें 10 बातें उन्होंने कही थी, 6 बिल्कुल की बिल्कुल गलत पाई गई। उसमें किसी तरह का सब्सटेंशिएशन नहीं है। तो सीधे चलते हैं सीबीआई दफ्तर, जहां से हमारी सहयोगी श्रेया चैटर्जी हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, एक बार फिर मिडनाइट ड्रामा होगा सीबीआई हेडक्वार्टर में, क्या नागेश्वर राव के वहां पहुंचने की उम्मीद की जा रही है? जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माना जाए तो इंटरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव आ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है। करीबन 30 दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स भी अभी इधर मौजूद है, और अगर आप नजारा हमारे पीछे देखें तो इधर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं और हलचल कहीं ना कहीं सीबीआई हेडक्वार्टर्स के अंदर हमें दिखने के लिए मिल रही है। जैसा कि हमें पता है कि हाई कमेटी मीटिंग के बाद डायरेक्टर सीबीआई आलोक वर्मा को ट्रांसफर कर दिया गया है डीजी फायर और सिविल डिफेंस और होमगार्ड की तरफ, और इंटरिम डायरेक्टर जो नागेश्वर राव पहले से थे उनको भी रीइंस्टेट कर दिया गया है। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी हो सकता है। हम अब मौजूद है सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर, जहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने से ज्यादा से सीबीआई के अंदर अनिश्चितता का माहौल है। मामला हाई कोर्ट में भी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद हाई पावर कमेटी की मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई। क्या सीबीआई में लोग मन लगाकर काम भी कर पा रहे हैं कि या फिर अनिश्चितता के बादल घिरे हुए हैं चारों तरफ, सभी लोग अनिश्चितता के माहौल के चलते अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं, अनिश्चितता के जो माहौल एक हो गई है। करीबन अक्टूबर पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं जब ये एफआईआर लगाया गया था स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और मनोज प्रसाद के खिलाफ, जब से हम लोग ये सीबीआई के अंदर की जो वॉर दिखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने जो कहा हाईकोर्ट के मामले के बारे में, कल जो क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर उसके ऊपर भी हाईकोर्ट में वर्डिक्ट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उसके होते हुए भी बहुत एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। अगर एफआईआर क्वॉश हो जाए तो कहीं ना कहीं जो वॉर शुरू हुआ था अक्टूबर मिड में पिछले साल, वो अंत होते दिखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग मान के चले तो डायरेक्टर सीबीआई आलोक वर्मा को हटा दिया गया है अपने पद से और ट्रांसफर कर दिया गया है डीजी फायर और सिविल डिफेंस में अभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें सीबीआई हेडक्वार्टर पर, वक्त वक्त पर हम आपके पास आते रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने आलोक वर्मा को हटाए जाने का विरोध किया है, लेकिन ये बात भी सच है कि आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। आपको वो पूरा विवाद बताते हैं जिसके चलते सीबीआई की फजीहत हुई, सरकार की भद पिटी और आखिरकार आलोक वर्मा की भी छुट्टी हो गई।
आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने और उनकी वापसी के पीछे क्या कहानी थी। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए केस की टाइमलाइन को जानना जरूरी है। 15 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने रिश्वतखोरी का एक मामला दर्ज किया और अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ साजिश रचने और रिश्वत लेने के आरोप लगाए। सीबीआई ने हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश बाबू की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की थी। सतीश बाबू का आरोप है कि उन्होंने मोइन कुरैशी केस में अपने खिलाफ जांच को रुकवाने के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सतीश बाबू का दावा है कि उन्होंने दुबई में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर मनोज प्रसाद की मदद से ये रिश्वत राकेश अस्थाना तक पहुंचाई थी। सतीश बाबू के खिलाफ राकेश अस्थाना की जांच की अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद 16 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 22 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने उप पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि देवेंद्र कुमार उन दस्तावेजों में हेरफेर कर रहे थे जो राकेश अस्थाना के रिश्वतखोरी मामले से जुड़े हैं। सीबीआई के मुताबिक सतीश बाबू को मीट कारोबारी मोइन कुरैशी केस में राहत देने के लिए सीबीआई अफसरों ने रिश्वत ली थी। इस आधार पर सीबीआई ने अपनी एफआईआर में देवेंद्र कुमार को अभियुक्त नंबर 2 और राकेश अस्थाना को अभियुक्त नंबर 1 बनाया। इस बीच राकेश अस्थाना ने डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ हरियाणा में एक जमीन के सौदे में गड़बड़ी करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया है कि आलोक वर्मा ने भी मोइन कुरैशी केस में सतीश बाबू से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। इसके बाद 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया कि दोनों अभियुक्त यानी राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार सीबीआई के हेडक्वार्टर में बैठकर जांच में राहत देने के बदले पैसे वसूलने का रैकेट चला रहे थे। रात 9 बजे सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एक आदेश जारी कर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली। इससे कुछ देर बाद सीवीसी ने एक आदेश जारी किया और कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। देर रात भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2 आदेश आए और राकेश अस्थाना के साथ सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को आलोक वर्मा जबरन छुट्टी भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 76 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत ठहराया और 8 जनवरी 2019 को वर्मा की बतौर सीबीआई निदेशक वापसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा के नीतिगत फैसले लेने पर तो पहले ही रोक लगा रखी थी, लेकिन अब हाई पावर कमेटी ने उनकी परमानेंट छुट्टी कर दी। और बात अगली खबर की। मोदी सरकार ने जब गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक खेला था, तब विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये दांव कैसे टिकेगा। वोट की मजबूरी में विपक्षी दलों ने ये बिल तो पास करा दिया, लेकिन राष्ट्रपति की मोहर लगने से पहले ही आर्थिक आरक्षण पर मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। इंडिया न्यूज पर यूथ फॉर इक्वालिटी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो आरक्षण की राजनीति के लिए संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज यूथ फॉर इक्वालिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी। The bill is passed by the required majority. गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का बिल राज्यसभा में पास होने का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर इसके खिलाफ कानूनी जंग भी शुरू हो गई है। यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के एनजीओ ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में कहा गया है कि 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने ही फैसला दिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस 130वें संविधान संशोधन एक्ट पर तत्काल रोक लगाए। हमारी मांग ये है कि जो इकोनॉमिक कोटा लगाया गया है ये बिल्कुल लागू होना चाहिए और ये 10% का कोटा अदर बैकवर्ड क्लासेस में ही होना चाहिए, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है और अदर इकोनॉमिक सेक्शन इज अदर क्लास, सो उनको उसमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए और धीरे धीरे जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। यूथ फॉर इक्वालिटी ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य लोगों के 10% आरक्षण वाले बिल को 130वां संविधान संशोधन एक्ट बताया है, जबकि संसद ने तो 124वां संविधान संशोधन बिल पास किया था। 103 और 124 का चक्कर क्या है वो भी समझ लीजिए। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद कोई भी बिल यानी विधेयक एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। संसद में जो संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था वो 124वां था। पास होने के बाद ये एक्ट बना तो संविधान संशोधन का 130वां एक्ट बन गया। क्योंकि
अब तक 124 में से 21 संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाए हैं। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून लटकेगा या आगे बढ़ेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन इस याचिका ने उन आशंकाओं को तो जिंदा कर ही दिया है जो संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य उठा रहे थे। पिछले 5 साल में 45,000 जॉब, 2 करोड़, ठीक है ना। और अगर 10% आप रिजर्वेशन दोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो इसका मतलब हुआ कि 4,500 जॉब्स पर ईयर उनको मिलेगी। आप मान भी लो तो मतलब कि दिस कंट्री इज अ 1.3 बिलियन पीपल, 800 million people live in less than 10,000 rupees a month, and you have brought this bill to benefit 4,500 people. Is this the mindset that you have? This is the kind of bill that you are amending the constitution for? अभी तक जो संविधान की सोच थी उसमें क्या था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आपने आरक्षण दिया, और जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको वो भी आरक्षण दिया और उनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया। उपराष्ट्रपति जी देखिए, संविधान को बनाने वालों को सही में बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने ओबीसी को, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया पढ़ाई में और सरकारी नौकरी में, लेकिन उन्होंने विधानसभा लोकसभा रिजर्वेशन दिया सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी को, क्योंकि वो जो समाज बनाना का सोच रहे थे, इस संविधान के माध्यम से उस समाज के सारे खंभे मजबूत हों। सरकार ये दलील दे रही है कि चूंकि गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया है, इसलिए अब यह आरक्षण असंवैधानिक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 1967 में ही साफ कर चुका है कि संसद को मौलिक अधिकारों का पूरी तरह संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सुनाया था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की संविधान पीठ ने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में भी यही कहा था कि संसद भी संविधान से ऊपर नहीं है, इसलिए संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। जानकारों का कहना है कि चूंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया है और ये दोनों आर्टिकल मौलिक अधिकारों के अध्याय में हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन की भी समीक्षा कर सकता है। गरीब सवर्णों के आरक्षण का रास्ता साफ करने वाले एक्ट पर अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर हुई तो 10% कोटा लटक जाएगा। हालांकि संविधान संशोधन एक्ट का भी मतलब ये नहीं है कि गरीब सवर्णों के आरक्षण का कानून बन गया है। अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने में वक्त लगेगा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लटका तो भी। वोटिंग टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ डिवीजन। संसद की मोहर संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में बदलाव पर लगी है। इससे गरीब सवर्णों को आरक्षण नहीं मिला है, बल्कि आरक्षण देने के लिए संविधान में रास्ता भर खोला गया है और इस पर भी अभी राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। गरीब सवर्णों को इस कानून के तहत आरक्षण कैसे मिलेगा, अभी सरकार को तय करना है। जानकारों का कहना है कि संविधान संशोधन एक्ट के तहत सरकार के पास गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सरकार आर्थिक तौर पर पिछड़ों के आरक्षण के लिए अलग से बिल पेश करे, उसे संसद से पास कराए और फिर कानून बनाकर आरक्षण दे। इसमें लंबा वक्त लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि केंद्र सरकार सीधे गजट नोटिफिकेशन जारी करके गरीब सवर्णों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दे दे। ये काम संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मोहर लगने और एक्ट के गजट में छपने के तुरंत बाद हो सकता है। संसद से गरीब सवर्णों के आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद भी अभी कई सवाल हैं, जिसका जवाब तभी मिलेगा जब सरकार आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण के लिए राजकीय आदेश जारी करेगी। सवाल यह है कि गरीब सवर्णों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सिर्फ 10% सीट रिजर्व होगी या उन्हें और सुविधाएं भी मिलेंगी। क्या गरीब सवर्णों को भी SC, ST और OBC की तरह एप्लीकेशन फीस पर रियायत मिलेगी? क्या गरीब सवर्णों को भी SC, ST और OBC की तरह अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी? क्या UPSC में गरीब सवर्णों को भी सामान्य वर्ग से ज्यादा बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा? अब तक सरकार ने साफ साफ नहीं बताया है कि आर्थिक तौर पर पिछड़ा होने का पैमाना क्या होगा और उसे तय कौन करेगा।
यहाँ भी सवाल है कि क्या पूरे देश में आरक्षण के लिए गरीब सवर्ण तय करने का एक ही मानक होगा या अलग अलग राज्यों में गरीबी तय करने वाले नियम अलग अलग होंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय एक बराबर नहीं है। बिहार में 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 38,860 रूपए थी, तो महाराष्ट्र में 1,80,596 और दिल्ली में 3,29,093 रूपए सालाना। प्रति व्यक्ति आय में इतना अंतर हो तो फिर मानक एक जैसे कैसे हो सकता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 फरवरी में जो रिपोर्ट पब्लिश किया डेवलपमेंट इंडेक्स, उनमें से पता चलता है कि 6 आउट ऑफ 10 इंडियंस लिव ऑन लेस देन 3.20 US$, यानी कि हिंदुस्तान के 60% हिंदुस्तानियों को महीना में 6,700 रुपया भी उनका कमाई नहीं होती है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, यार वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, जो कि 2018 की अक्टूबर महीना में निकला कि 20 crores ऑफ इंडियंस डू नॉट अर्न इवन 4,000 रुपीज पर मंथ। मेरा रिपोर्ट नहीं। तो इन लोगों के लिए रिजर्वेशन जरूरी है कि 8 लाख वालों के लिए ज्यादा जरूरी है? ये मेरा सवाल है। कानून मंत्री जी से मैं क्लैरिफिकेशन मांगता हूं। अयोध्या विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सिर्फ नई तारीख मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में जो 5 जज शामिल थे, उनमें से एक जस्टिस यूयू ललित पर ही विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम पक्षकारों ने विरोध जताया तो जस्टिस ललित ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अब 29 जनवरी को नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुके राम मंदिर का मामला एक बार फिर अटक गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की तो उम्मीद बढ़ी थी कि अयोध्या विवाद में जल्द ही कुछ हल निकलेगा, लेकिन हल निकलने की जगह मामला और उलझ गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक पीठ गठित की थी, उसमें मौजूद एक जज को लेकर ही विवाद हो गया है। 150 साल पुराने अयोध्या विवाद को निपटाने की जिम्मेदारी 5 जजों की बेंच के हाथ में थी। इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस N.V. रमन्ना शामिल थे, लेकिन जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। आज संवैधानिक पीठ के सामने जैसे ही सुनवाई शुरू हुई कि मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने पीठ में शामिल जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाए। राजीव धवन ने कहा कि जस्टिस ललित कल्याण सिंह के लिए कोर्ट में पेश हो चुके हैं। हालांकि राजीव धवन ने कहा कि उन्हें सुनवाई से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस बारे में जस्टिस ललित खुद फैसला करें। इसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को केस से अलग कर लिया। जस्टिस ललित के अलग होने से सुनवाई टालनी पड़ी। अब अयोध्या विवाद में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि जस्टिस ललित का कल्याण कनेक्शन है क्या। दरअसल 1994 में जस्टिस यूयू ललित बतौर वकील कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे। कोर्ट के अवमानना केस में जस्टिस ललित ने कल्याण सिंह की पैरवी की थी। राम मंदिर विवाद में कल्याण सिंह को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया था। कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना हुआ था। इस वजह से मुस्लिम पक्षकारों ने जस्टिस ललित को बेंच में शामिल करने पर आपत्ति जताई। वैसे मुस्लिम पक्षकारों ने तो 3 जजों की जगह 5 जजों की बेंच गठित करने पर भी सवाल उठाए। मुस्लिम पक्ष के वकील ने पूछा कि 3 जजों की जगह 5 जजों की बेंच क्यों बनाई गई। इस पर बेंच के अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि बेंच बनाने का अधिकार चीफ जस्टिस का है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने फिर पूछा कि 5 जजों की बेंच की क्या जरूरत है। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि कितनी बेंच बनेगी और कौन जज होगा, ये सब तय करना सीजेआई का अधिकार है। सुनवाई टलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने मुस्लिम पक्ष पर जानबूझकर मामला लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों का बचाव किया है। अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो रिकॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए। और उसी आड़ में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था, जब संविधान पीठ बैठी तो आज से सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन शुरू में ही उन्होंने सबसे पहले जस्टिस ललित पर निशाना साधा कि उनको इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए।
अयोध्या विवाद लंबे समय से कोर्ट में लंबित है, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है। अब नई तारीख मिली है 29 जनवरी। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या होगा वो भी समझ लीजिए। जस्टिस यूयू ललित के अलग होने के बाद मौजूदा बेंच भंग हो गई है। अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नए संवैधानिक पीठ का गठन करेंगे। जस्टिस यूयू ललित की जगह किसी नए जज को शामिल किया जाएगा। जो भी नई बेंच गठित होगी वही 29 जनवरी को सुनवाई करेगी। उसी दिन सुनवाई की रूपरेखा भी तैयार होगी। लेकिन राम जन्मभूमि मामले में अनुवाद भी एक बड़ी समस्या है। दरअसल हिंदू महासभा के वकीलों का कहना है कि इस मसले से जुड़े दस्तावेजों का जो अनुवाद हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल इस मामले से जुड़े दस्तावेज अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और गुरमुखी में लिखे गए हैं। हिंदू पक्ष के वकीलों ने ट्रांसलेशन पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी तक अनुवाद की पुष्टि करने को भी कहा है। रजिस्ट्रार ने कहा है कि अगर कागजात तैयार हैं तो सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर अनुवाद का ये झंझट खत्म नहीं हुआ तो अगली सुनवाई में भी अगली तारीख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने की उम्मीद है। हालांकि चीफ जस्टिस ने 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ बनाई थी उससे यही संकेत मिला था कि इस मामले की सुनवाई में तेजी आएगी। अब पुरानी बेंच भंग हो चुकी है और नई बेंच बनने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। वैसे ये भी मुमकिन है कि अयोध्या विवाद पर रोजाना सुनवाई हो, क्योंकि संवैधानिक बेंच जिस दिन बैठती है पूरा दिन एक ही मामला सुनती है और परंपरा भी यही रही है कि बेंच मामले का निपटारा होने तक रोजाना बैठती है। ये सुनवाई नॉन मिसलेनियस डेज यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होती है। जो भी नई बेंच बनेगी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही उसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन जस्टिस गोगोई इसी साल नवंबर महीने में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए संभावना तो ये भी है कि उनके कार्यकाल में ही इस मामले में फैसला आ जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन प्रशासनिक आधार पर लिया था, क्योंकि पिछले साल ही तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वाली 3 जजों की पीठ ने अयोध्या विवाद को 5 जजों की पीठ को भेजने की मांग रद्द कर दी थी। चीफ जस्टिस के इस फैसले पर भी मुस्लिम पक्षकारों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, इसलिए नई बेंच का गठन भी वही करेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। अयोध्या विवाद में तमाम पक्षकार अपने अपने दावे करते रहते हैं। कोई मंदिर होने का दावा करता है तो कोई मस्जिद होने का। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस को सिर्फ जमीनी विवाद माना था। अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ मामले से जुड़े हर पहलू को देखेगी। पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद को सिर्फ जमीनी विवाद माना था, लेकिन अब नई संवैधानिक पीठ विवाद से जुड़े तमाम बिंदुओं पर सुनवाई करेगी। और माना जा रहा है कि अब सुनवाई सिर्फ जमीन विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक पहलू भी देख सकता है। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे टाइटल सूट यानी जमीनी विवाद मानकर ही फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था, जिसमें जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला को बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने 8000 पन्नों के फैसले में माना था कि मुख्य गुम्बद के नीचे का हिस्सा जहां श्री राम की मूर्ति रखी है वो हिंदुओं से संबंधित है। तीनों जज इस बात पर एकमत थे कि केंद्रीय गुम्बद का हिस्सा हिंदुओं को दिया जाए, लेकिन इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। पिछले 8 साल से ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आधार को भी परख सकती है जिस पर जमीन का 3 हिस्सों में बंटवारा किया गया था। विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर तीनों पक्षों निर्मोही अखाड़े, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला के अपने अपने दावे हैं। निर्मोही अखाड़ा जहां राम मंदिर होने का दावा करता है तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद होने का दावा करता है। वहीं रामलला विराजमान आस्था के आधार पर केस में पार्टी बना है। रामलला विराजमान का दावा है कि विवादित जमीन पर भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदू पक्षकार दावा करते हैं कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच में से एक जज ने इस दावे पर असहमति जताई थी। जस्टिस एसयू खान ने कहा था कि विवादित जमीन पर मंदिर बनाने के लिए कोई मस्जिद नहीं गिराई गई थी। बाबर के आदेश पर उस जगह मस्जिद बनाई गई थी जहां लंबे समय से मंदिर के अंश रखे थे।
हाईकोर्ट जजमेंट में ये भी कहा गया था कि 23 दिसंबर 1949 को ही केंद्रीय गुंबद में मूर्ति रखी गई थी, लेकिन हिंदू पक्षकार दावा करते हैं कि वहां मंदिर पहले से था। साथ ही ये भी मांग उठाई गई थी कि विवादित जगह से मस्जिद को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इन दावों पर भी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जब सुनवाई करती है तो उसकी प्राथमिकता यही तय करने की होती है कि किसी मामले से संविधान में दिए अधिकारों या व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इसी बयान पर एक तरफ सियासी पारा चढ़ा तो दूसरी तरफ विवाद भी शुरू हो गया। राजस्थान के जयपुर में बुधवार को रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा था कि राफेल मुद्दे पर संसद का सामना करने से डर गए, इसलिए उन्होंने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को आगे किया। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छिप रहे हैं। जरा सुनिए राहुल ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर क्या क्या बयान दिया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। राहुल के इस बयान के बाद महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस थमा दिया और लिखित सफाई मांगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी का एक महिला से कहना मेरी रक्षा कीजिए महिला विरोधी बयान है। क्या वो सोचते हैं कि एक महिला कमजोर है? राहुल गांधी देश की रक्षा मंत्री को ही कमजोर बता रहे हैं। हम आज भी ट्राई कर रहे हैं कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज करें औरतों के प्रति, लेकिन अगर लीडर इस तरह के कमेंट्स करता है वो भी समाज के पूरे समाज के सामने, तो बाकी लोग क्या फॉलो करेंगे। और महिलाओं को एक छोटी नजर में कि महिला के पीछे छुप गया या बी अ मैन, मुझे समझ नहीं आता। एक लीडर को ऐसी अच्छा नहीं लगता। और हम जहां एनसीडब्ल्यू ट्राई कर रहा है कि महिलाएं का सशक्तिकरण हो, उनको जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं या भगवान ने दिए हैं वो पूरे मिले, वहां हमारे खुद के लीडर अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो मिसफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लगता है उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसीलिए मैं नोटिस दे रही हूँ। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पलटवार किया। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के रक्षा मंत्रालय से संबंधित विषय पर एक बहस के जवाब में राहुल गांधी का बयान राजनीति के इतिहास में निचले स्तर का बयान है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी राहुल के इस बयान की कड़ी आलोचना की थी। मोदी ने कहा था कि ये नारी गौरव का विषय है। देश की संसद में हमारी महिला रक्षा मंत्री ने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए, जिससे विरोधी बौखला गए हैं। ये नारी गौरव का विषय है, नारी अभिमान का विषय है। और जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे बौखला गए, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा तो कांग्रेस राहुल के बचाव में खड़ी हो गई, तो दूसरी तरफ महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी राहुल के इस बयान की कड़ी निंदा की। छाती वाला चौकीदार भाग गया। भारतीय जनता पार्टी
अगर संवाद का स्तर गिरा है, शुरुआत की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो कांग्रेस की विधवा जैसा शब्द हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा शब्द हो, इटालियन काउ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, या ये कहा हो अगर महिला मॉडल बनती है तो आपकी अचार की बोतलें ज्यादा बिकती हैं। तो और पार्लियामेंट के अंदर एक महिला नेता को आपने सूप न खा के वो दी थी, उपाधि दी थी। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना और माफी भी नहीं मांगना, मैं मानती हूं महिला होने के नाते सुषमा स्वराज जी को उसकी भी घोर निंदा करनी चाहिए। ये भाषा क्या सही है? आज आप कहते हैं औरत के प्रति हम एक साथ खड़े हैं, उसको एक शक्ति मानते हैं। आज अगर जन्म हुआ है तो औरत की वजह से है। आज हमारे देश के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया। उसी में इनकी दादी पूज्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो भी एक औरत थी, उन्होंने पूरे देश को राज करा। और आज अगर डिफेंस मिनिस्टर हमारी औरत है तो ये हमने एग्जाम्पल सेट करा है पूरे विश्व में कि औरत ही शक्ति है। औरत ना हो तो विश्व ना हो। आपको क्षमा मांगनी चाहिए ऐसी बातों को बोलते हुए भी। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन चुनावी मैदान में टक्कर से पहले फिल्मी पर्दे पर राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। चुनावी साल में एक के बाद एक ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनमें मनोरंजन का मसाला नहीं, सिर्फ राजनीति है। चुनावी साल में एक के बाद एक ऐसी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं जिनमें राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों की असली कहानी है, कलाकार फिल्मी है, लेकिन राजनीति के किरदार असली हैं। मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक से बॉलीवुड पर छाया राजनीति का खुमार। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी। इनकी समझ में आएगा। पीएमओ मीन्स बिजनेस। ना सर, द डॉक्टर सिंह मीन्स बिजनेस। चुनावी साल में फिल्म बनेगी